यूनाइटेड नेशंस के ये सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं अमेरिका के खिलाफ बात करने के लिए या उसके समर्थन में बात करने के लिए। 5 परमानेंट मेंबर्स में से विचार करिए कितने लोग विरोध में खड़े रहे होंगे। 3 लोग प्रॉपर विरोध में चले गए, रशिया, चाइना और फ्रांस। बड़ा सवाल, अगर ये 3 लोग विरोध में चले गए तो क्या अमेरिका पर अब कार्रवाई हो जाएगी? आंसर है नहीं। साथियों, यूनाइटेड नेशंस इतना ज्यादा अब भौंडा रह गया है, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। पूछिए कैसे? सवाल यह है कि यहां पर सबको एक साथ यूनानिमस होकर वोट देना होता है। 5 परमानेंट मेंबर अगर एक साथ मत तय करें तब जाकर किसी को एक्शन करने की आजादी होगी। यूएनएससी की ये मीटिंग बिल्कुल मीनिंगलेस है क्योंकि 5 में से एक देश खुद अमेरिका है। वो खुद के खिलाफ किसी भी कानून को पारित नहीं होने देगा क्योंकि परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। अर्थात वीटो का मतलब कि मना कर दिया। मान लीजिए कि 5 देशों ने मिलकर के एक कानून पारित किया कि चलो अमेरिका की निंदा करते हैं, अमेरिका पर कार्रवाई करेंगे। खुद अमेरिका खुद पे कार्रवाई थोड़ी कराएगा, तो वो वीटो कर देगा कि साहब मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं चाहिए, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। और तो और ये बोला अमेरिका कि दुनिया को तो थैंकफुल होना चाहिए, यूएन को तो थैंकफुल होना चाहिए। हमने दुनिया में एक जो इलेजिटिमेट तरीके से बना हुआ राष्ट्रपति था मादुरो, उसको उखाड़ फेंका है। हमने उसको गिरफ्तार किया है। दुनिया में 50 से ज्यादा देश उसे इलेजिटिमेट मानते थे, गैर वैधानिक तरीके से राष्ट्रपति मानते थे। उसे उठा करके तो हमने अच्छा किया है। अब हमारी तारीफ की जगह हमारी निंदा कर रहे हैं, ये गलत है। इसका मतलब सिंपल है कि यूएनएससी की बैठक केवल एक दिखावा है उन देशों के लिए जो यूएन के सिद्धांतों की पालना करते हैं, या फिर वो देश जो परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर बनने के लिए दिमाग में आपके भी ख्याल आएगा, हम कब बनेंगे परमानेंट मेंबर? जब ये लोग बनने देंगे। कौन लोग? 5 परमानेंट मेंबर्स। जब वो चाह लेंगे तभी आप परमानेंट मेंबर बन पाएंगे। 5 परमानेंट मेंबर में क्या हमारे को कोई लाने वाला है? सब तैयार हो जाते हैं, कभी कोई ना कोई टांग लगा देता है। अक्सर चाइना फिलहाल के लिए टांग लगा के बैठता है कि नहीं, भारत को परमानेंट मेंबर मत बनाइए। क्यों मत बनाइए? क्योंकि फिर चाइना के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो भारत फिर टांग लगाएगा। कुल मिलाकर के यूएन के बनने के बाद आज यूएन लाचार जब दिखा कि किसी एक ने कानून तोड़ा, बिल्कुल वैसे ही है कि रशिया के खिलाफ यूएन कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएनएससी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया खुद के खिलाफ थोड़ी ना वीटो, मतलब खुद के खिलाफ थोड़ी ना आदेश पारित करवाएगा, वो वीटो कर गया था। आज वही अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया और कोई कुछ नहीं कर पाया। सबकी प्रतिक्रियाएं हैं आम जन को बेवकूफ बनाने के लिए सबने कार्रवाइयों पर चिंता जताई। खुद यूएन एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि यह संप्रभुता का उल्लंघन है, ये किए गए कार्यों का उल्लंघन है, फोर्सेस के द्वारा ये सब नहीं किया जाना चाहिए था। कंफ्यूज एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन्होंने बताते हुए कहा कि रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, ये यूएन का सिद्धांत है। द प्रोहिबिशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ द फोर्स, द पावर ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। एंटोनियो जी आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि जिसके पास पावर है उसके कानून भी अपने होते हैं। दुनिया में कुछ इस तरह की नोशन अब सेट की जा रही है। सेक्रेटरी जनरल का यह रिमार्क वेनेजुएला पर मायने ही नहीं रखता। उन्होंने भले ही अपना दर्द बयान किया हो, लेकिन वेनेजुएला के साथ कोई भी आकर खड़ा नहीं होगा। ये अपने आप को बस डीपली कंसर्न्ड ही बताते रहे। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, दुनिया भर के यहाँ पर इनके सबके बयान आए। सवाल बना कि रशिया क्या बोला? रशिया केवल यही कहता रहा, वी फर्मली कंडेम द एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन बाय द यूएस अगेंस्ट वेनेजुएला इन ब्रीच ऑफ ऑल नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वी कॉल अपॉन यूएस लीडरशिप टू इमीडिएटली रिलीज लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हम इमीडिएट रिलीज की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को तुरंत छोड़ा जाए। केवल चाहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। यही बात चाइना बोला इमीडिएट रिलीज को लेकर के। यूनाइटेड नेशंस के अंदर सब बोले, ये रशिया की तरफ से बोला गया बयान है, सुनने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट रिलीज की बात बोल रहे हैं। ऐसे ही सेम वेनेजुएला खुद यहां पर प्रेजेंट हुआ। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से इलीगल और बुली करने जैसा है। इसी बात की तरह चाइना ने भी अपनी बात रखी। चाइना ने अपनी तरफ से अंकल सैम पर बयान दिया और कहा कि यूएस ने निकोलस मादुरो को इलीगल तरीके से कैप्चर किया है। ठीक यही बात फ्रांस भी बोला। फ्रांस ने कहा कि फ्रांस कंटिन्यू टू स्टैंड इन सॉलिडिरिटी विद द वेनेजुएला पीपल एंड मस्ट रेस्पेक्ट देयर चॉइस ऑफ सॉवरेनिटी। उनके संप्रभुता के अधिकार की वो बात रखता है। सब लोग बोले। इसके बाद में फिर यूएस की खुद की बारी आई। यूएस अपनी तरफ से केवल एक ही लाइन बोला कि सुनो, हमें थैंक यू बोलो कि हमने मादुरो को हटाकर अच्छा किया है। दुनिया भर के नेता यहाँ पर प्रेजेंट थे। ऐसे में बेलारूस भी था, क्यूबा भी था, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान भी बयान दिया क्योंकि यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर है वो। पहले भारत था, अब वो है। 2 साल के लिए बना हुआ है। इसको बोलने का मौका मिला। इसने भी यही डायलॉग मारा। इसने कहा कि ये डेंजरस प्रेसिडेंट सिद्ध होगा, यानी आने वाले समय के लिए गलत नजीर पेश करेगा। लेकिन सुनेगा कौन? किसी की कोई नहीं सुन रहा था। सब अपनी अपनी बातें दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए बोल रहे थे। यूके का बयान चौंकाने वाले था। उन्होंने कहा कि मादुरो की जो सत्ता थी ना, वो फ्रॉड सत्ता थी। तो इस तरह से यूके ने इनडायरेक्टली यूएस के एक्शन को सही ठहरा दिया। कल तक ये लोग श्योर नहीं थे, आज ये अपनी तरफ से यूएस के साथ निकल पड़े हैं। फ्रांस जो पहले दिन साथ था, आज वो सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। कुल मिलाकर के यूएनएससी पूरी तरह से बर्बाद रही। यूएन का कोई सेंस नहीं निकला। अमेरिका ने कहा देयर इज नो वॉर अगेंस्ट वेनेजुएला और इट्स पीपल, वी आर नॉट ऑक्यूपाइंग कंट्री, दिस वाज ए लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन इन फर्दरमोर लॉफुल इंडिक्टमेंट दैट हैव एग्जिटेड फॉर डेकेड्स। अपनी तरफ से ये बात बोलते हुए निकल गए। खैर साहब, इसके बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री से ये बात पूछी गई कि साहब आप क्या कहेंगे यूएन के बारे में? तो उन्होंने कहा कि मुझे यूएन की परवाह नहीं है। इससे ज्यादा और क्या बौना किया जा सकता है यूएन को? एक देश
का विदेश मंत्री सीधा सीधा बोल दे रहा है कि मुझे परवाह नहीं है यूएन की। इट्स फेक रिपोर्टिंग। यूएन कहता है कि इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ड्रग ट्रेड, द यूएन डजंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। मतलब अमेरिका के लिए अगर ड्रग ट्रेड कर रहा था, ऐसे दुनिया में बहुत से देश तमाम प्रकार के अपराधों में लीन है, क्या अमेरिका बैठ करके अब सबका न्यायाधीश बनकर काम करने लगेगा? बड़ा सवाल है साथियों, ये डिस्कशन होना चाहिए। बट ठीक है, आज अमेरिका ने जो बात कही वो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात से साफ दिखती है। जब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहता है, सोचिए, दिस इज आवर हेमिस्फीयर, ये कहते हैं कि अमेरिका ही नहीं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। साथियों, भूगोल में धरती को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यदि आप उत्तर दक्षिण में बांटना चाहें तो नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और अगर आप पूर्व पश्चिम में बांटना चाहें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से अपने आप को वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ को ही अपना करार दे देते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब हमारा है। और जब सब हमारा है तो हम यहाँ के प्रेसिडेंट सेट करेंगे। विचारणीय तथ्य है, अमेरिका बोल सकता था दिस इज आवर वर्ल्ड, हम यहां पर पूरी दुनिया पर राज करते हैं, शायद तब भी कोई उन्हें नहीं टोकता। अमेरिका ने बाकायदा इस पर स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति विल नॉट अलाउ अवर सिक्योरिटी टू बी थ्रेटन्ड, हम अपनी सुरक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं सुनेंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान है, अमेरिका के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के बयान है। सोचने वाली बात। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ जो आपको जरूर जानना चाहिए, और वाकया ये, वेनेजुएला में क्या हुआ साथियों? वेनेजुएला में बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, और वो ये कि वेनेजुएला का जो स्टॉक मार्केट है वो 16.45% इंक्रीज कर गया है जब से मादुरो पकड़ा गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब दुनिया को एक और एंगल सोचने का मिल रहा है कि मादुरो के साथ जो अमेरिका ने किया वो एक पार्ट है, वेनेजुएला ने क्या किया? वेनेजुएला में क्यों नहीं अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए? वेनेजुएला में क्यों नहीं मादुरो के समर्थन में रैलियां निकली? वेनेजुएला में क्यों बाजार अचानक तेजी से बढ़ने लगा? इसका मतलब कहीं ये तो वास्तविकता नहीं थी क्या कि अमेरिका ने जो किया वो सही किया? क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि वेनेजुएलन्स अपने बाजार को लेकर के अचानक उत्साहित हो चुके हैं कि अब हमारा बाजार चढ़ेगा, और उनका बाजार 16.45% इंक्रीज हुआ। ये बड़ा नंबर है साथियों। ये दर्शाता है कि वेनेजुएला की जनता कितना त्रस्त थी मादुरो से। देखिए, यहाँ 2 पर्सपेक्टिव हैं। अमेरिका ने जो उसके साथ किया वो एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि यहां से आगे कोई अच्छा बुरा नहीं सोचेगा, हर देश दूसरे देश के साथ ऐसा करने निकलेगा। वापस से आप उस दौर में जा रहे हैं जब ब्रिटेन और फ्रांस ये किया करते थे, फिर उन्हीं की देखा देख डेनमार्क और ये सब करने लगे थे। अब सवाल यह है कि जैसे ही वेनेजुएला पर यह हुआ, वेनेजुएला की जनता खुश होने लगी। इसका मतलब कल को अगर इजराइल ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई कर देता है, या अमेरिका खेमने को उठा के ले जाता है, या फिर ताइवान पे चाइना को एक्शन कर देता है, या फिर यूक्रेन से पुतिन उनको उठा लेते हैं, जेलेंस्की को, तो ये सारे के सारे प्रश्न आने वाले समय में देखने योग्य होंगे कि क्या किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे ही गायब किया जा सकता है। और तो और अमेरिका ने बाकायदा स्विट्जरलैंड से बोल करके इनके जितने भी एसेट्स थे उनको फ्रीज करवा दिया है। खैर, अब आखिर में चलते हैं वेनेजुएला में हुए फायरिंग पर। इसके बारे में जानकारी निकलती है कि वेनेजुएला में गन फायर हुआ है, जबरदस्त गोलाबारी देखी गई। जानकारी में पता चलता है कि कन्फ्यूजन हो गया था, कन्फ्यूजन इस बात का कि सत्ता किसकी चल रही है, कन्फ्यूजन हो गया था। अब सब शांति है। वेनेजुएला में इस गन फायर को पहले क्लेम किया गया कि वेनेजुएला की प्रेसिडेंट के महल के बाहर गन फायर हुआ, इसको एक पॉसिबल कू कहा गया कि हो सकता है कि सैन्य विद्रोह हो गया हो, लेकिन बाद में सब तरफ से शांति की बात की गई। वेनेजुएला के अंदर जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज, इन्हें शपथ दिलाई गई कि भाई तुम ही सत्ता चलाओगी अब। और इन्होंने पहले तो ये जो सत्ता शपथ दिला रहा है, ये मादुरो का बेटा है, ये पार्टी जिससे बिलोंग करती है मादुरो की पार्टी है। इन्होंने सब शपथ ली अमेरिका के कहने पर। शुरुआत में बयानबाजी अमेरिका के खिलाफ करने की कोशिश की, कहा कि अमेरिका के समर्थन में जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिर इन्हें दबाया गया, कहा गया कि मैडम जी सुनिए, ये बयान मत दीजिएगा और कहिए कि जो अमेरिका कर रहा है वो सब सही है। मैडम ने इस बात को मान लिया और कहा अमेरिका के साथ मिलकर के काम करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेनेजुएला में होंगे। अगर वेनेजुएला में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको याद होगा। तो डेल्सी तो ये मान गई कि हाँ, यूएस के साथ काम करने को हम तैयार हैं, वर्क विद द यूएस, हम तैयार हो गए। अब कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो अमेरिका के मारिया मचादो करके जो महिला जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जो कि इस समय वेनेजुएला में नहीं है, जिस समय नोबेल पुरस्कार मिला वो निकल ली यहाँ से। वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी लीडर थी वो, अब वो वेनेजुएला वापस लौट कर आ रही है, और उसका वापस लौट कर आना इसलिए ताकि फ्री फेयर इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सके। खैर, वेनेजुएला में बहुत कुछ हुआ, जो हुआ उसका अपडेट मैंने आपके सामने दिया। उद्देश्य केवल इतना था ताकि आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव रखे जा सके, आपको अपडेटेड रखा जा सके कि वेनेजुएला में क्या चल रहा है। ठीक है सब, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यूनाइटेड नेशंस के ये सभी मेंबर्स इकट्ठे होते हैं अमेरिका के खिलाफ बात करने के लिए या उसके समर्थन में बात करने के लिए। 5 परमानेंट मेंबर्स में से विचार करिए कितने लोग विरोध में खड़े रहे होंगे। 3 लोग प्रॉपर विरोध में चले गए, रशिया, चाइना और फ्रांस। बड़ा सवाल, अगर ये 3 लोग विरोध में चले गए तो क्या अमेरिका पर अब कार्रवाई हो जाएगी? आंसर है नहीं। साथियों, यूनाइटेड नेशंस इतना ज्यादा अब भोंडा रह गया है, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। पूछिए कैसे? सवाल यह है कि यहां पर सबको एक साथ यूनानिमस होकर वोट देना होता है। 5 परमानेंट मेंबर अगर एक साथ मत तय करें तब जाकर किसी को एक्शन करने की आजादी होगी। यूएनएससी की ये मीटिंग बिल्कुल मीनिंगलेस है, क्योंकि 5 में से 1 देश खुद अमेरिका है।
वो खुद के खिलाफ किसी भी कानून को पारित नहीं होने देगा, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। अर्थात वीटो का मतलब कि मना कर दिया। मान लीजिए कि 5 देशों ने मिलकर के एक कानून पारित किया कि चलो अमेरिका की निंदा करते हैं, अमेरिका पर कार्रवाई करेंगे। खुद अमेरिका खुद पे कार्रवाई थोड़ी कराएगा, तो वो वीटो कर देगा कि साहब मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं चाहिए, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। और तो और ये बोला अमेरिका कि दुनिया को तो थैंकफुल होना चाहिए, यूएन को तो थैंकफुल होना चाहिए, हमने दुनिया में एक जो इलेजिटिमेट तरीके से बना हुआ राष्ट्रपति था मादुरो, उसको उखाड़ फेंका है, हमने उसको गिरफ्तार किया है। दुनिया में 50 से ज्यादा देश उसे इलेजिटिमेट मानते थे, गैर वैधानिक तरीके से राष्ट्रपति मानते थे, उसे उठा करके तो हमने अच्छा किया है। अब हमारी तारीफ की जगह हमारी निंदा कर रहे हैं, ये गलत है। इसका मतलब सिंपल है कि यूएनएससी की बैठक केवल एक दिखावा है उन देशों के लिए जो यूएन के सिद्धांतों की पालना करते हैं, या फिर वो देश जो परमानेंट मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर बनने के लिए दिमाग में आपके भी ख्याल आएगा, हम कब बनेंगे परमानेंट मेंबर? जब ये लोग बनने देंगे। कौन लोग? 5 परमानेंट मेंबर्स। जब वो चाह लेंगे तभी आप परमानेंट मेंबर बन पाएंगे। 5 परमानेंट मेंबर में क्या हमारे को कोई लाने वाला है? सब तैयार हो जाते हैं, कभी कोई ना कोई टांग लगा देता है। अक्सर चाइना फिलहाल के लिए टांग लगा के बैठता है कि नहीं, भारत को परमानेंट मेंबर मत बनाइए। क्यों मत बनाइए? क्योंकि फिर चाइना के खिलाफ अगर कुछ हुआ तो भारत फिर टांग लगाएगा। कुल मिलाकर के यूएन के बनने के बाद आज यूएन लाचार जब दिखा कि किसी एक ने कानून तोड़ा, बिल्कुल वैसे ही है कि रशिया के खिलाफ यूएन कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएनएससी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि रशिया खुद के खिलाफ थोड़ी ना वीटो, मतलब खुद के खिलाफ थोड़ी ना आदेश पारित करवाएगा, वो वीटो कर गया था। आज वही अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया और कोई कुछ नहीं कर पाया। सबकी प्रतिक्रियाएं हैं आम जन को बेवकूफ बनाने के लिए, सबने कार्रवाइयों पर चिंता जताई। खुद यूएन एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि यह संप्रभुता का उल्लंघन है, ये किए गए कार्यों का उल्लंघन है, फोर्सेस के द्वारा ये सब नहीं किया जाना चाहिए था। कंफ्यूज एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन्होंने बताते हुए कहा कि रेस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, ये यूएन का सिद्धांत है। द प्रोहिबिशन ऑफ द थ्रेट और यूज ऑफ द फोर्स, द पावर ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। एंटोनियो जी आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि जिसके पास पावर है उसके कानून भी अपने होते हैं। दुनिया में कुछ इस तरह की नोशन ऑफ सेट की जा रही है। सेक्रेटरी जनरल का यह रिमार्क वेनेजुएला पर मायने ही नहीं रखता। उन्होंने भले ही अपना दर्द बयान किया हो, लेकिन वेनेजुएला के साथ कोई भी आकर खड़ा नहीं होगा। ये अपने आप को बस डीपली कंसर्न्ड ही बताते रहे। मेरे प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, दुनिया भर के यहाँ पर इनके सबके बयान आए, सवाल बना कि रशिया क्या बोला। रशिया केवल यही कहता रहा, वी फर्मली कंडेम द एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन बाय द यूएस अगेंस्ट वेनेजुएला इन ब्रीच ऑफ ऑल नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वी कॉल अपॉन यूएस लीडरशिप टू इमीडिएटली रिलीज लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हम इमीडिएट रिलीज की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को तुरंत छोड़ा जाए। केवल चाहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। यही बात चाइना बोला इमीडिएट रिलीज को लेकर के। यूनाइटेड नेशंस के अंदर सब बोले, ये रशिया की तरफ से बोला गया बयान है, सुनने की जरूरत नहीं है, इमीडिएट रिलीज की बात बोल रहे हैं। ऐसे ही सेम वेनेजुएला खुद यहां पर प्रेजेंट हुआ, उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से इलीगल और बुली करने जैसा है। इसी बात की तरह चाइना ने भी अपनी बात रखी। चाइना ने अपनी तरफ से अंकल सैम पर बयान दिया और कहा कि यूएस ने निकोलस मादुरो को इलीगल तरीके से कैप्चर किया है। ठीक यही बात फ्रांस भी बोला। फ्रांस ने कहा कि फ्रांस कंटिन्यू टू स्टैंड इन सॉलिडिरिटी विद द वेनेजुएला पीपल एंड मस्ट रेस्पेक्ट देयर चॉइस ऑफ सॉवरेनिटी। उनके संप्रभुता के अधिकार की वो बात रखता है। सब लोग बोले। इसके बाद में फिर यूएस की खुद की बारी आई। यूएस अपनी तरफ से केवल एक ही लाइन बोला कि सुनो, हमें थैंक यू बोलो कि हमने मादुरो को हटाकर अच्छा किया है। दुनिया भर के नेता यहाँ पर प्रेजेंट थे। ऐसे में बेलारूस भी था, क्यूबा भी था, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान भी बयान दिया क्योंकि यूएनएससी के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर है वो। पहले भारत था, अब वो है। 2 साल के लिए बना हुआ है। इसको बोलने का मौका मिला। इसने भी यही डायलॉग मारा। इसने कहा कि ये डेंजरस प्रेसिडेंट सिद्ध होगा, यानी आने वाले समय के लिए गलत नजीर पेश करेगा। लेकिन सुनेगा कौन? किसी की कोई नहीं सुन रहा था। सब अपनी अपनी बातें दुनिया के सामने अच्छा दिखने के लिए बोल रहे थे। यूके का बयान चौंकाने वाले था। उन्होंने कहा कि मादुरो की जो सत्ता थी ना, वो फ्रॉड सत्ता थी। तो इस तरह से यूके ने इनडायरेक्टली यूएस के एक्शन को सही ठहरा दिया। कल तक ये लोग श्योर नहीं थे, आज ये अपनी तरफ से यूएस के साथ निकल पड़े हैं। फ्रांस जो पहले दिन साथ था, आज वो सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। कुल मिलाकर के यूएनएससी पूरी तरह से बर्बाद रही। यूएन का कोई सेंस नहीं निकला। अमेरिका ने कहा देयर इज नो वॉर अगेंस्ट वेनेजुएला और इट्स पीपल, वी आर नॉट ऑक्यूपाइंग कंट्री, दिस वाज ए लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन इन फर्दरमोर लॉफुल इंडिक्टमेंट दैट हैव एग्जिटेड फॉर डेकेड्स। अपनी तरफ से ये बात बोलते हुए निकल गए। खैर साहब, इसके बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री से ये बात पूछी गई कि साहब आप क्या कहेंगे यूएन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मुझे यूएन की परवाह नहीं है। इससे ज्यादा और क्या बौना किया जा सकता है यूएन को? एक देश का विदेश मंत्री सीधा सीधा बोल दे रहा है कि मुझे परवाह नहीं है यूएन की। इट्स फेक रिपोर्टिंग। यूएन कहता है कि इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ड्रग ट्रेड, द यूएन डजंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। मतलब अमेरिका के लिए अगर ड्रग ट्रेड कर रहा था, ऐसे दुनिया में बहुत से देश तमाम प्रकार के अपराधों में लीन है। क्या अमेरिका बैठ करके अब सबका न्यायाधीश बनकर काम करने लगेगा? बड़ा सवाल है साथियों, ये डिस्कशन होना चाहिए। बट ठीक है, आज अमेरिका ने जो बात कही वो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात से साफ दिखती है। जब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहता है, सोचिए, दिस इज आवर हेमिस्फीयर। ये कहते हैं कि अमेरिका ही नहीं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। साथियों, भूगोल में धरती को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यदि आप उत्तर दक्षिण में बांटना चाहें तो नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और अगर आप पूर्व पश्चिम में बांटना चाहें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से अपने आप को वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ को ही अपना करार दे देते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब हमारा है। और जब सब हमारा है तो हम यहाँ के प्रेसिडेंट सेट करेंगे। विचारणीय तथ्य है, अमेरिका बोल सकता था दिस इज आवर वर्ल्ड,
हम यहाँ पर पूरी दुनिया पर राज करते हैं। शायद तब भी कोई उन्हें नहीं टोकता। अमेरिका ने बाकायदा इस पर स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति विल नॉट अलाउ अवर सिक्योरिटी टू बी थ्रेटन्ड। हम अपनी सुरक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं सुनेंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान है, अमेरिका के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री के बयान है। सोचने वाली बात। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ जो आपको जरूर जानना चाहिए, और वाकया ये वेनेजुएला में क्या हुआ। साथियों, वेनेजुएला में बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, और वो ये कि वेनेजुएला का जो स्टॉक मार्केट है वो 16.45% इंक्रीज कर गया है जब से मादुरो पकड़ा गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब दुनिया को एक और एंगल सोचने का मिल रहा है कि मादुरो के साथ जो अमेरिका ने किया वो एक पार्ट है, वेनेजुएला ने क्या किया। वेनेजुएला में क्यों नहीं अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, वेनेजुएला में क्यों नहीं मादुरो के समर्थन में रैलियां निकली, वेनेजुएला में क्यों बाजार अचानक तेजी से बढ़ने लगा। इसका मतलब कहीं ये तो वास्तविकता नहीं थी क्या कि अमेरिका ने जो किया वो सही किया। क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि वेनेजुएलन्स अपने बाजार को लेकर के अचानक उत्साहित हो चुके हैं कि अब हमारा बाजार चढ़ेगा, और उनका बाजार 16.45% इंक्रीज हुआ। ये बड़ा नंबर है साथियों। ये दर्शाता है कि वेनेजुएला की जनता कितना त्रस्त थी मादुरो से। देखिए, यहाँ दो पर्सपेक्टिव हैं। अमेरिका ने जो उसके साथ किया वो एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि यहां से आगे कोई अच्छा बुरा नहीं सोचेगा, हर देश दूसरे देश के साथ ऐसा करने निकलेगा। वापस से आप उस दौर में जा रहे हैं जब ब्रिटेन और फ्रांस ये किया करते थे, फिर उन्हीं की देखा देख डेनमार्क और ये सब करने लगे थे। अब सवाल यह है कि जैसे ही वेनेजुएला पर यह हुआ, वेनेजुएला की जनता खुश होने लगी। इसका मतलब कल को अगर इजराइल ईरान के खिलाफ ये कार्रवाई कर देता है, या अमेरिका खेमेनी को उठा के ले जाता है, या फिर ताइवान पे चाइना को एक्शन कर देता है, या फिर यूक्रेन से पुतिन उनको उठा लेते हैं, जेलेंस्की को, तो ये सारे के सारे प्रश्न आने वाले समय में देखने योग्य होंगे कि क्या किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे ही गायब किया जा सकता है। और तो और अमेरिका ने बाकायदा स्विट्जरलैंड से बोल करके इनके जितने भी एसेट्स थे उनको फ्रीज करवा दिया है। खैर, अब आखिर में चलते हैं वेनेजुएला में हुए फायरिंग पर। इसके बारे में जानकारी निकलती है कि वेनेजुएला में गन फायर हुआ है, जबरदस्त गोलाबारी देखी गई। जानकारी में पता चलता है कि कन्फ्यूजन हो गया था, कन्फ्यूजन इस बात का कि सत्ता किसकी चल रही है, कन्फ्यूजन हो गया था। अब सब शांति है। वेनेजुएला में इस गन फायर को पहले क्लेम किया गया कि वेनेजुएला की प्रेसिडेंट के महल के बाहर गन फायर हुआ। इसको एक पॉसिबल कू कहा गया कि हो सकता है कि सैन्य विद्रोह हो गया हो, लेकिन बाद में सब तरफ से शांति की बात की गई। वेनेजुएला के अंदर जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज, इन्हें शपथ दिलाई गई कि भाई तुम ही सत्ता चलाओगी अब। और इन्होंने पहले तो ये जो सत्ता शपथ दिला रहा है, ये मादुरो का बेटा है, ये पार्टी जिससे बिलोंग करती है मादुरो की पार्टी है। इन्होंने सब शपथ ली अमेरिका के कहने पर। शुरुआत में बयानबाजी अमेरिका के खिलाफ करने की कोशिश की, कहा कि अमेरिका के समर्थन में जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिर इन्हें दबाया गया, कहा गया कि मैडम जी सुनिए, ये बयान मत दीजिएगा और कहिए कि जो अमेरिका कर रहा है वो सब सही है। मैडम ने इस बात को मान लिया और कहा अमेरिका के साथ मिलकर के काम करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेनेजुएला में होंगे। अगर वेनेजुएला में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो फिर कौन पार्टिसिपेट करेगा, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको याद होगा। तो डेल्सी तो यह मान गई कि हाँ, यूएस के साथ काम करने को हम तैयार हैं, वर्क विद दी यूएस, हम तैयार हो गए। अब कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो अमेरिका के मारिया मचादो करके जो महिला जिसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जो कि इस समय वेनेजुएला में नहीं है, जिस समय नोबेल पुरस्कार मिला वो निकल ली यहाँ से। वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी लीडर थी वो, अब वो वेनेजुएला वापस लौट कर आ रही है, और उसका वापस लौट कर आना इसलिए ताकि फ्री फेयर इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर सके। खैर, वेनेजुएला में बहुत कुछ हुआ, जो हुआ उसका अपडेट मैंने आपके सामने दिया। उद्देश्य केवल इतना था ताकि आपके सामने डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव रखे जा सके, आपको अपडेटेड रखा जा सके कि वेनेजुएला में क्या चल रहा है। ठीक है सब, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।